हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक कुमार। स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके यूट्यूब चैनल ज्ञान सभा में। और ये लेक्चर नंबर 6 है इलेक्ट्रिसिटी का, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे V एंड I के बीच में जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है। तो आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है ग्राफ बिटवीन V यानी कि वोल्टेज एंड I मतलब करंट। तो आज हम लोग वोल्टेज और करंट के बीच में जो ग्राफ बनता है वो कैसा बनेगा, किस तरह से बनेगा और उस ग्राफ के स्लोप से हमको क्या मिलेगा, इसे आज हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो V और I के बीच का जो ग्राफ होता है इसके दो प्रॉपर्टीज होते हैं, है ना। इसके कितने प्रॉपर्टी होते हैं? दो प्रॉपर्टी होते हैं, ठीक है। बोल सकते हैं प्रॉपर्टी ऑफ ग्राफ बिटवीन V एंड I। V और I के ग्राफ का बीच का जो प्रॉपर्टी हो क्या क्या है। तो पहला प्रॉपर्टी ये है कि इसका ग्राफ जो है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगा। कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इसका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन ही बनेगा। और इसका दूसरा प्रॉपर्टी यह है कि ये जो स्ट्रेट लाइन बनेगा वो कहाँ से गुजरेगा? वो गुजरेगा ऑरिजिन से, है ना। ऑलवेज पासिंग थ्रू ऑरिजिन, है ना। तो स्ट्रेट लाइन क्यों बनता है? वो इसलिए बनता है कि जब हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला देखेंगे ओम्स लॉ, जब हम लोग यूज़ करेंगे इस ग्राफ में, याद रखिएगा इस ग्राफ को बनाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं ओम्स लॉ यूज़ करते हैं। और हमको पता है ओम्स लॉ क्या होता है, V = IR। ओम्स लॉ क्या होता है? V = IR। और इसमें V जो है यानी कि वोल्टेज जो है वो करंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि अगर मैं एक टर्म का वैल्यू को बढ़ाऊंगा तो दूसरा टर्म का वैल्यू भी बढ़ेगा, ठीक है। और एक का घटाऊंगा तो दूसरा का भी घटेगा, जिससे जो ग्राफ बनने वाला होता है वो ग्राफ कैसा बनता है? वो ग्राफ कुछ इस तरह से स्ट्रेट लाइन बनता है। तो ये ग्राफ जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्राफ होता है, ठीक है। तो अभी हम लोग जो देखेंगे ग्राफ V और I के बीच में, तो V और I एक दूसरे का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जिस कारण से हम लोगों ने पढ़ा था ओम्स लॉ में V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, जिसमें क्या होता है ग्राफ इसका क्या बनेगा? स्ट्रेट बनेगा। मतलब कि अगर हम x में आगे बढ़ेंगे तो y में भी हम आगे बढ़ेंगे। मतलब x का वैल्यू बढ़ाएंगे तो y का वैल्यू भी बढ़ेगा। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ होता है, ठीक है। तो V और I के बीच का जो ग्राफ होता है वो दो तरह का होता है। इसको समझते हैं। पहला जो ग्राफ है हमारा उसको हम लोग बोलेंगे क्या? VI ग्राफ। और जो इसका दूसरा ग्राफ है उसको हम लोग बोलेंगे IV ग्राफ, ठीक है। तो वोल्टेज और करंट के बीच का जो ग्राफ बनता है वो दो तरह का बनता है, VI ग्राफ एंड IV ग्राफ। और दोनों ग्राफ का मतलब अलग अलग होता है ना। दोनों का मीनिंग जो है वो डिफरेंट होता है, याद रखिएगा। दोनों सेम नहीं है, दोनों डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है ये हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। अब बात करते हैं कि जब VI ग्राफ और IV में डिफरेंट क्या है, क्यों ये दोनों डिफरेंट है। तो यहाँ पर देखिए हम V को पहले लिखे हैं और यहाँ पर I को पहले लिखे हैं। तो जो पार्ट पहले होगा, जो टर्म पहले होगा वो हमारा y एक्सिस के ऊपर होगा। तो यहाँ पर V पहले है तो V कहाँ होगा? V ऑन द y एक्सिस, यानी कि जो वोल्टेज है वो कहाँ होगा? y एक्सिस पर हम लोग दिखाएंगे। और करंट जो है वो कहाँ दिखाएंगे? x एक्सिस पे, I ऑन द x एक्सिस, ठीक है। तो ये मेरा VI ग्राफ कहलाएगा। कुछ इस तरह से बनेगा मेरा ग्राफ, जैसे ये मेरा x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ये ओरिजिन हो गया। तो जो y एक्सिस है वो क्या मेरा कहलाएगा? V यानी कि वोल्टेज। और जो x एक्सिस है वो क्या कहलाएगा? करंट I, ठीक है। तो इसको हम लोग कहेंगे VI ग्राफ। क्या कहेंगे? VI ग्राफ। और जो IV ग्राफ होता है, तो जो I पहले आया ना, तो I कहाँ होगा? y एक्सिस पे, I इज ऑन y एक्सिस, ठीक है। दूसरा, और V यानी वोल्टेज कहाँ होगा? तो V हमको दिखाया जाएगा x एक्सिस के ऊपर, V इज ऑन x एक्सिस। तो इसका ग्राफ कुछ आपको इस तरह से दिखेगा, ठीक है। y एक्सिस में आपको क्या दिख जाएगा? I दिखेगा। और x एक्सिस में क्या दिखेगा आपको? V दिखेगा। तो जब क्वेश्चन में, अगर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे उसमें अगर आपको ऐसा ग्राफ दिखा
तो समझ जाइएगा ये वी आई ग्राफ है, और अगर ऐसा ग्राफ दिखा तो समझ जाइएगा क्या, ये आई वी ग्राफ है। तो ये होता है वी आई ग्राफ और ये होता है आई वी ग्राफ, ठीक है। अब क्या डिफरेंस है, तो ये तो आपको दिखा एक डिफरेंस तो दिखा कि वी आई ग्राफ में वी होता है वाई एक्सिस पे और आई वी ग्राफ में आई होता है वाई एक्सिस पे, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन दोनों ग्राफ का मतलब क्या होता है ना। प्रॉपर्टी याद रखना है कि दो वी एंड आई ग्राफ का जो प्रॉपर्टी होता है, पहला प्रॉपर्टी का स्ट्रेट लाइन होना चाहिए और दूसरा प्रॉपर्टी की वो ऑरिजिन से पास करना चाहिए, है ना। चलिए अब हम लोग इन दोनों ग्राफ के बीच का जो मेन डिफरेंस है उसको हम लोग देखते हैं, वी आई ग्राफ और आई वी ग्राफ के बीच का, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे कि दोनों के बीच में मेन डिफरेंस क्या है। तो मैं इधर बनाता हूं वी आई ग्राफ, ठीक है, और इधर रहेगा मेरा आई वी ग्राफ, ठीक है। अब जब हम लोग यहाँ पर वी आई ग्राफ बनाएंगे तो वाई एक्सिस में क्या देंगे, मैंने भी बताया कि वी जो है पहले जो आएगा वो वाई एक्सिस पर होगा, तो वी मेरा वाई एक्सिस पे आ गया और आई मेरा क्या आ गया, एक्स एक्सिस पे, ठीक है। अब वी और आई एक दूसरे का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और मैंने भी बताया था कि जब कोई टर्म दूसरे टर्म का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तब उसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है, और ऑरिजिन से पास होता है। ऐसा नहीं है कि ऑरिजिन से पास ही होगा, हो सकता है कि कहीं और से पास हो जाए। किसी किसी टर्म्स में होता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने के बावजूद वो किसी और जगह से पास हो जाए, यहाँ से पास ना हो, ठीक है। लेकिन वी आई केस में, वी आई ग्राफ के केस में ये हमेशा ऑरिजिन से पास ही होना चाहिए, तभी ये ग्राफ जो है सही होगा, वरना गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, तो ये जो मेरा ग्राफ बना वो एक स्लोप है, ये क्या है, ये एक स्लोप है, ठीक है। और हमने पढ़ा है स्लोप के बारे में कि हमें जो स्लोप बताने वाला काम करता है वो बताता है हमको कौन, टेन। जो हमारा टेंजेंट होता है वो हमें स्लोप के बारे में बताता है। तो अगर ये स्लोप जो है वो एक्स एक्सिस के साथ अगर थीटा एंगल बना रहा है, ध्यान समझिएगा, ठीक है। अगर ये स्लोप जो है मेरा ये एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो इस स्लोप का वैल्यू हमको कौन देगा, टेन थीटा देगा। इस स्लोप का वैल्यू कौन देगा, टेन थीटा। और टेन थीटा का स्लोप जो होता है वो क्या होता है, एम से हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है। अब ये टेन थीटा क्या होता है हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे, या फिर जिन्होंने पढ़ लिया वो देखिए, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है उससे वो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। अगर मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, यहाँ 90 डिग्री है ए बी सी, और बी के ऊपर 90 डिग्री है, और यहाँ सी में मेरे पास एंगल थीटा है, ठीक है। तो टेन थीटा का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। अब थीटा के सामने वाला जो साइड होता है उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, ये मेरा हो गया परपेंडिकुलर। और जो थीटा के साथ होता है उसको बोलते हैं बेस, तो ये हो गया मेरा बेस। तो परपेंडिकुलर मेरा क्या हो गया, ए बी, और बेस मेरा क्या हो गया, बी सी, ठीक है। और यही टेन थीटा क्या होता है, स्लोप का वैल्यू देता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ देखूँ, अगर मैं बोलूँ कि ये वी है, ये जो वैल्यू है यहाँ वी है, और ये वैल्यू क्या मेरा यहाँ पर आई है, तो ये मेरा क्या हो गया, वैल्यू आई हो गया। यहाँ पर इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, ये वैल्यू मेरा आई हो गया, और ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा वी हो गया, और यहाँ एंगल मेरा थीटा है। तो टेन थीटा मतलब क्या होता है, स्लोप देगा मेरा, इसका वैल्यू देगा, ठीक है। और टेन थीटा का वैल्यू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो मेरा परपेंडिकुलर यहाँ पर कौन है, तो थीटा के सामने जो है ये परपेंडिकुलर होगा, तो ये कितना है, वी है, ठीक है। और थीटा का जो साथ है वो क्या होगा, बेस होगा, तो ये मेरा क्या हो गया, आई हो गया। तो ये मेरा स्लोप क्या बन गया, वी बाई आई। और अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ अगर हम लोग देखें वी इक्वल टू क्या होता है, आई आर, है ना। ओम्स लॉ में यही नहीं दिया है फॉर्मूला, ये तो है ओम्स लॉ, वी इक्वल टू आई आर, वीर, है ना। तो यहाँ से देखो, तो अगर मैं आई को इधर लेकर आ जाऊँ तो आई जब डिवाइड में आ जाएगा, इधर क्या बच जाएगा, आर बच जाएगा। मतलब वी बाई आई इक्वल टू क्या हो गया, आर हो गया। मतलब कि वी आई ग्राफ का जो स्लोप है वो हमें किसका वैल्यू देगा, वो हमें आर का वैल्यू देगा। किसका वैल्यू देगा, आर का। मतलब वी बाई आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर होगा, ठीक है। और इसका स्लोप जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, किसका, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मेरे आर का। ये था मेरा स्लोप और ये है मेरा आर, इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं
एंगल यानी कि ये थीटा का वैल्यू अगर मैं बढ़ाता हूँ, इफ़ वी इंक्रीज द स्लोप द रेसिस्टेंस विल बी ऑल्सो इंक्रीज, द रेसिस्टेंस विल ऑल्सो बी इंक्रीज। ठीक है, अगर मैं थीटा को यानी अगर मैं स्लोप को बढ़ाऊंगा, ठीक है, स्लोप को बढ़ाऊंगा, स्लोप का एंगल चेंज करूंगा, एंगल को बढ़ाऊंगा, तो रेसिस्टेंस भी मेरा बढ़ेगा क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं कि थीटा इंक्रीज करेंगे तो आर भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, थीटा को इंक्रीज करेंगे तो आर भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। अब आते हैं आईवी ग्राफ में, सेम उसी तरह से बनाना होगा हमको। ठीक है, बस क्या करना है, वाई एक्सिस में हमको क्या करना है, आई देना है, और एक्स एक्सिस में हमको वी देना है। तो ये मेरा हो गया आईवी ग्राफ, और आईवी ग्राफ भी हमको स्ट्रेट लाइन ही ग्राफ देगा, स्लोप देगा, और ये भी ऑरिजिन से ही पास करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे, अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो इधर मान लेते हैं हम लोग ये क्या वैल्यू है, आई है, और इधर वैल्यू मेरा क्या है, वी है। ठीक है, और ये मेरा क्या है, थीटा एंगल। तो मैंने अभी क्या बताया था कि स्लोप हमको कौन देगा, टेन थीटा देगा। स्लोप का वैल्यू हमको कौन देता है, टेन थीटा। इसको हम लोग एम से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पर थीटा के सामने कौन है, ये मेरा क्या है, आई है, तो इसका वैल्यू हो गया आई। तो थीटा के सामने मेरा आई है, मतलब परपेंडिकुलर का काम कौन कर रहा है, आई कर रहा है, डिवाइड बाई, और बेस में क्या है मेरा, वी है, तो बेस का काम कौन कर रहा है, वी कर रहा है। अब हमको आई बाई वी का वैल्यू चाहिए, तो इसी ओम्स लॉ का यूज़ करके हम जब आई बाई वी का वैल्यू निकालेंगे, तो अगर हम लोग आई बाई वी निकालेंगे तो जब मैंने इसको रिवर्स किया तो ये भी रिवर्स हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, वन बाई आर। ठीक है, तो यहाँ से आई बाई वी क्या आया, वन बाई आर आया। इसका मतलब ये जो स्लोप है वो आर का कैसा प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये मेरा जो स्लोप होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसका, आर का, है ना। तो आईवी ग्राफ में स्लोप आर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और इसको हम लोग रेजिस्टेंस नहीं पढ़ते हैं, इसको हम लोग कंडक्टेंस पढ़ते हैं। वन बाई आर हमको कंडक्टेंस का वैल्यू देता है। ठीक है, तो यहाँ से आई बाई वी क्या हो गया, आर हो, वन बाई आर हो गया। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या कि अगर मैं एंगल को बढ़ाऊंगा, स्लोप को बढ़ाऊंगा, तो उसका रेजिस्टेंस घटेगा, मतलब थीटा एंगल को इंक्रीज करूंगा तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, है ना। और अगर थीटा को डिक्रीज करूंगा तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, है ना। और यहाँ पर क्या था, एक को इंक्रीज करोगे तो दूसरा भी इंक्रीज होगा, और एक को डिक्रीज करोगे तो दूसरा भी डिक्रीज होगा, है ना। तो ये था डिफरेंस, मेन डिफरेंस दोनों ग्राफ के बीच में, वी आई ग्राफ और आई वी ग्राफ। तो वी आई ग्राफ का स्लोप रेसिस्टेंस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप माइंड में सेट कर लीजिए कि वी आई ग्राफ का स्लोप, जब हम लोग वी एंड ग्राफ यानी कि वी एंड आई के बीच में अगर हम लोग ग्राफ बनाते हैं तो दो तरह के ग्राफ बनते हैं, एक वी आई ग्राफ और दूसरा आई वी ग्राफ। वी आई ग्राफ का स्लोप हमें रेसिस्टेंस शो करता है, वी आई ग्राफ का स्लोप हमें क्या करता है, रेसिस्टेंस शो करेगा, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेसिस्टेंस का। इसका मतलब कि अगर मैं स्लोप को बढ़ाऊंगा रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा, स्लोप को घटाऊंगा रेसिस्टेंस भी घटेगा। आई वी ग्राफ का स्लोप इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेसिस्टेंस का। इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं स्लोप को बढ़ाऊंगा तो रेसिस्टेंस घटेगा, और जब मैं स्लोप को घटाऊंगा तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा। मतलब ग्राफ में हमको एंगल को देखना है, जिसका एंगल ज़्यादा उसका रेसिस्टेंस कम, कब, आई वी ग्राफ में, और वी आई ग्राफ में जिसका एंगल ज़्यादा उसका रेसिस्टेंस ज़्यादा। यही था हमारा वी आई ग्राफ का कॉन्सेप्ट, वोल्टेज एंड करंट ग्राफ का कॉन्सेप्ट। अब इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करके हम लोग आज बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन मेरा क्या है, और आप पेन पेपर निकाल लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे आने वाले हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चन आएंगे, है ना। तो वी आई ग्राफ से रिलेटेड अभी हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं, और ये है पहला क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन कि ग्राफ्स प्लॉटेड बाय 4 स्टूडेंट्स, 4 अलग अलग स्टूडेंट्स के द्वारा ग्राफ बनाया गया टू स्टडी द डिपेंडेंस ऑफ करेंट ऑन द पोटेंशियल डिफरेंस। ये स्टडी करने के लिए कि करेंट पोटेंशियल डिफरेंस पर कैसे डिपेंड करता है, और एक रजिस्टर में। और ये ग्राफ आपको दिख रहा है, ये स्टूडेंट ए का ग्राफ है, ये स्टूडेंट बी का ग्राफ है,
और ये स्टूडेंट सी का और ये स्टूडेंट डी का। हमें पता करना है कि इन चारों में से किसका ग्राफ सही है। द करेक्ट IV ग्राफ इज, इन चारों स्टूडेंट में से किस स्टूडेंट का ग्राफ सही है। तो पहला तो हम लोग ग्राफ का प्रॉपर्टी को देखते हैं। हम लोग अभी ने मैंने आपको बताया कि ग्राफ VI ग्राफ का क्या क्या प्रॉपर्टी होता है। पहला प्रॉपर्टी क्यों एक स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। तो अगर पहला प्रॉपर्टी की बात करें स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, तो ये 3 में आपको स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, लेकिन क्या ये स्ट्रेट लाइन है? ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, मतलब डी तो ऑप्शन नहीं होगा। ये तो जाहिर सी बात है कि डी ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा प्रॉपर्टी मेरा क्या था कि वो हमेशा ऑरिजिन से पास होना चाहिए। वो ग्राफ यानी कि जो स्ट्रेट लाइन है वो हमेशा ऑरिजिन से पास होगा। तो अगर मैं इसे देखूं तो ये कभी ऑरिजिन से पास होगा ही नहीं। ये इधर देखिए, इधर जा रहा है ऐसे और ये इधर जा रहा है ऐसे। क्या ये कभी ऑरिजिन से पास होगा? तो ये ऑरिजिन से पास नहीं होगा, मतलब ये भी ऑप्शन मेरा क्या हो गया, गलत हो गया। अगर इन दोनों में से देखूं, इसको अगर देखा जाए तो इसका ग्राफ जो है वो भी ऑरिजिन से पास नहीं होगा, ये भी ऑरिजिन से पास नहीं होगा, मतलब सी भी ऑप्शन नहीं है। अब यहाँ पर लास्ट ऑप्शन है मेरे पास बी, जहां पर आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये जो है ऑरिजिन से पास हो रहा है। ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन भी है और ऑरिजिन से भी पास हो रहा है, मतलब ऑप्शन जो ग्राफ नंबर बी है, जो बी स्टूडेंट का ग्राफ है वो ग्राफ सही है, मतलब कि जो मेरा ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी। ठीक है, बहुत ईजी था। अब बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 2। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। तो इसमें दिया हुआ है क्या कि रेसिस्टेंस जिसका VI ग्राफ हमें दिया हुआ है, तो क्या इसका रेजिस्टेंस निकलेगा ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो ये ग्राफ आपको दिख रहा होगा। सबसे पहले तो ये आप देखिए कि ग्राफ किसका है। ग्राफ है VI का। VI ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है, रेसिस्टेंस देता है ना। VI ग्राफ का हमको स्लोप क्या देता है, रेसिस्टेंस, मतलब V/I तो क्या आएगा, रेसिस्टेंस आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर V का वैल्यू अगर हम 2 लेते हैं तो I कितना है, 4। V का वैल्यू अगर हम 2 लेते हैं तो I कितना आएगा, 4, और तब मेरा R का वैल्यू कितना आ जाएगा, हाफ। क्या आ जाएगा, हाफ। और R रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम। अगर आप किसी पॉइंट पर लेंगे, इस लाइन पर किसी भी पॉइंट पर लेंगे, तो मेरा रेजिस्टेंस कितना आएगा, मेरा रेजिस्टेंस यही आएगा 1/2 ओम। अगर हम लोग यहाँ लेते हैं तो जब वोल्टेज 4 था, जब वोल्टेज मेरा क्या था, 4 था, तो मेरा करंट कितना था, तब मेरा करंट 8 था। तो यहाँ से ये 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, कितना आया, 1/2 ओम। तो आंसर मेरा क्या आएगा, हाफ ओम। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो ये है क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर VI ग्राफ दिया हुआ है 3 रेसिस्टर का, आपको दिख रहा होगा, और इनमें से कौन सा आंसर सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये हमें पता लगाना है। तो अभी हम लोगों ने VI ग्राफ पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि VI ग्राफ का जो स्लोप होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेसिस्टेंस का। मतलब जिसका स्लोप ज़्यादा, स्लोप मतलब कि टेन थीटा, और थीटा मतलब कि एंगल, तो जिसका थीटा ज़्यादा होता है उसका रेसिस्टेंस भी ज़्यादा होता है। ये अभी हम लोगों ने पढ़ा था VI ग्राफ में। तो यहाँ पर हम लोगों का 3 रेसिस्टर का ग्राफ दिया हुआ है, R1 R2 R3। अब हमें पता करना है कि किसका एंगल सबसे ज़्यादा है, एक्स एक्सिस के साथ। ठीक है, एक्स एक्सिस के साथ। तो सबसे ज़्यादा एंगल किसका है, R2 का है। तो इसका मतलब R2 रेसिस्टर का जो है रेसिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगा। उसके बाद किसका है, R1 का है, तो उसके बाद R1 का होगा, और लास्ट में किसका है, R3 का है, देन R3 का होगा। मतलब सबसे ज़्यादा रेसिस्टेंस R2 का, उससे कम R1 का, और सबसे कम R3 का। तो ये R2 इज ग्रेटर देन R1, R1 इज ग्रेटर देन R3। कुछ इस तरह से ये सजाएंगे हम लोग। और ये ऑप्शन क्या है, ये नहीं, ये मेरा नहीं होगा। क्या ये है, नहीं। R3 कैसे बड़ा होगा, क्योंकि इसका स्लोप तो वो छोटा है, तो ये भी नहीं होगा। ये तो ये मेरा ऑप्शन हो गया करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। नीरज, अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, carried 2 graphs of 4 samples of नाइक्रोम वायर। एक क्लास 10 का बच्चा है नीरज, जिसने 2 ग्राफ बनाया 4 सैंपल्स का, और वो सैंपल्स किसका लिया है, नाइक्रोम वायर का। ठीक है, जिसका रेजिस्टेंस कैसे कैसे है, तो RX एंड RY
आर ए एंड आर बी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से चारों में से कौन सा सही होगा। तो उन्होंने दो ग्राफ बनाया है, टोटल 4 सैंपल है, चारों नाइक्रोम वायर का सैंपल है। एक ग्राफ में आपको आर एक्स रजिस्टर और आर वाई रजिस्टर दिख रहा है, और दूसरे ग्राफ में आपको आर ए और आर बी का दिख रहा है, ठीक है। अब हमें ग्राफ को पढ़ना है, देखना है, समझना है। पहला ग्राफ आपको दिख रहा होगा, ये आई वी ग्राफ है, पहले आई है फिर वी है, मतलब कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा रेसिस्टेंस का। मैंने फर्स्ट में बताया था वी आई और आई वी में क्या डिफरेंस है। तो आई वी ग्राफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेसिस्टेंस का, मतलब जिसका स्लोप ज़्यादा उसका रेसिस्टेंस कम। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा आर एक्स, ये आर एक्स का स्लोप ज़्यादा है, मतलब आर एक्स रेसिस्टेंस आर वाई रेसिस्टेंस से कम होगा, क्योंकि आर वाई का स्लोप कम है, मतलब कि आर एक्स का रेसिस्टेंस लेस देन होगा किससे, आर वाई से। तो पहले ग्राफ से मुझे ये कंक्लूजन मिला, ठीक है। अब आते हैं दूसरा ग्राफ। अब दूसरा ग्राफ देखिए, यहाँ पर वी आई है, मतलब वी आई ग्राफ है ये, और वी आई ग्राफ में जो स्लोप होता है वो डायरेक्ट स्लोप, मतलब कि अगर स्लोप ज़्यादा तो उसका रेसिस्टेंस भी ज़्यादा, अगर स्लोप कम तो उसका रेसिस्टेंस कम, क्योंकि वो क्या होता है, स्लोप जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेसिस्टेंस का। तो यहाँ पर आपको दिख रहा हो कि आर ए का स्लोप ज़्यादा है, यानी कि आर ए का एंगल ज़्यादा है, तो आर ए का रेसिस्टेंस भी ज़्यादा होगा, क्योंकि आर बी का स्लोप उससे कम है, तो आर बी का स्लोप यानी कि आर बी का रेसिस्टेंस कम होगा। तो ये मेरा दूसरा कंक्लूजन निकला। तो अब ऑप्शंस को देखते हैं। पहला ऑप्शन मेरा क्या है कि आर एक्स इज लेस देन आर वाई, हाँ ये मिल गया हमें। और इसमें दूसरा क्या है, आर ए इज ग्रेटर देन आर बी, मतलब यही ऑप्शन मेरा क्या हो गया, सही हो गया। बाकी आपको कहीं नहीं मिल रहा होगा, ठीक है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। उम्मीद है कि आपको मजा आ रहा होगा क्वेश्चन में, क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा और क्वेश्चन बन भी रहा होगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि फिगर शोज ग्राफ बिटवीन वी एंड आई, वी एंड आई के बीच में ग्राफ दिखा रहा है दो कंडक्टर का, ठीक है, ए एंड बी। हमें क्या करना है, उनके रेसिस्टेंस का रेशियो निकालना है। तो हम लोग कंडक्टर ए का रेजिस्टेंस को मान लेते हैं आर ए, और कंडक्टर बी का रेजिस्टेंस को मान लेते हैं क्या, आर बी, ठीक है। और हमें इतना पता है कि इन दोनों का रेजिस्टेंस, अभी हमको ग्राफ में कोई वैल्यू नहीं दिया हुआ, इधर कोई वैल्यू नहीं, इधर कोई वैल्यू नहीं, लेकिन हमको पता है कि वी आई ग्राफ का जो स्लोप होता है वो कितना होता है, टेन थीटा होता है ना। तो अगर हम फॉर आई आर ए, फॉर कंडक्टर ए, फॉर कंडक्टर ए, जो कंडक्टर ए है हमारा, तो उसका स्लोप हमें क्या बताएगा, उसका स्लोप हमें देगा उसका रेजिस्टेंस का वैल्यू, मतलब आर ए देगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए हमको इसका एंगल चाहिए, थीटा एंगल कौन होता है, क्या कंडक्टर ए का एंगल ये है, नहीं, कंडक्टर ए का एंगल ये नहीं, एंगल हमेशा एक्स एक्सिस से लेना है, तो ये मेरा एक्स एक्सिस है, तो कंडक्टर ए का एंगल कितना होगा, ये कितना होगा, तो पूरा एंगल मेरा कितना होता है, पूरा मेरा 90 डिग्री होता है। अब जब अगर पूरा मेरा 90 है, यहाँ एक्स और वाई के बीच में, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, और यहाँ पर ये 30 है, तो ये कितना होगा, तो ये मेरा कितना होगा, 60 डिग्री, है ना। तो यहाँ से आर ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, आर ए का वैल्यू हो जाएगा 1060 डिग्री, और 1060 डिग्री का वैल्यू होता है √3। ये आप लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़िएगा, जो बच्चे पढ़ लिए हैं उसके लिए बहुत आसान है कि 1060 का √3 होता है, जो बच्चे नहीं पढ़े हैं तो वो जब ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ेंगे उसमें आपको समझ में आ जाएगा। अब हम लोग लेते हैं फॉर कंडक्टर बी, फॉर कंडक्टर बी। अब कंडक्टर बी के लिए जो टेन थीटा होगा वो कितना होगा, वो होगा आर बी, ठीक है। अब यहाँ से बी का एंगल कितना बन रहा है, 30 डिग्री, तो यहाँ से हम लोग लेंगे क्या, 1030 डिग्री। अच्छा एक बात याद रखिएगा, यहाँ स्लोप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेजिस्टेंस का, क्यों, क्योंकि ये वी आई ग्राफ है ना। और 1030 का वैल्यू होता है क्या, 1030 का वैल्यू होता है 1/√3, ठीक है। तो यहाँ तक तो निकल गया, लेकिन आपको बोला है कि इनके रिस्पेक्टिव रेजिस्टेंस का रेशियो निकालिए। तो आर ए बाई आर, देयरफॉर हमको रेशियो चाहिए ना, तो आर ए बाई आर बी। तो आर ए मेरा कितना आया है, √3, और आर बी मेरा कितना आया है, 1/√3। यहाँ से ये √3 ऊपर चला जाएगा, ये √3 जो है कहाँ चल जाएगा, ऊपर, नीचे मेरा क्या बच जाएगा, 1। √3 मल्टीप्लाई √3 क्या होता है, 3 डिवाइड बाई 1, तो ये मेरा क्या हो गया, 3:1। तो कंडक्टर ए और बी के रेजिस्टेंस का रेशियो मेरा क्या निकला, 3:1 निकला, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन, वी आई ग्राफ का कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया। उम्मीद है कि आपको मज़ा आया होगा क्वेश्चंस बनाने में, ठीक है। तो अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नया टॉपिक लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद, राधे राधे।